क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन है, उसको मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं, दिया गया है सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्लेस्ड in an evacuated flask at certain temperature. It will dissociate until the total pressure is 600 torr। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये डाला गया है, ये सॉलिड है, इसका अमाउंट टाइम t इक्वल टू 0 पर कुछ दिया गया होगा, ये मोल ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों 0 होगा, तो ये डिसोसिएट हो रहा है टाइम t इक्वल टू t पर, ए में से p पार्शियल प्रेशर, ए में से p निकल गया, तो ये दोनों कितना बनेगा बेटा, p बनेगा ना, ये भी p होगा, ये भी p होगा, है ना। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो अब यहाँ पर दिया गया है टोटल प्रेशर, इतना डिसोसिएट हो रहा है कि टोटल प्रेशर 600 टॉर है। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ H2S, ये होगा ना बेटा, बोलो। यस सर। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया दिया गया है P एंड प्रेशर ऑफ H2S इज अगेन P, दैट इज इक्वल टू 600 लिख दिया। तो P आज कितना मिलेगा बेटा, P इज इक्वल टू 300 मिलेगा, 300 टॉर होगा ना बेटा, 300 टॉर। यस सर। तो अब इस टॉर को तुम एटीएम में कन्वर्ट कर लोगे, मैं मालूम है ना, 760 टॉर, 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटीएम होता है। तो ये प्रेशर का यूनिट है टॉर बेटा, है ना। तो 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटीएम, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा 300 टॉर इज इक्वल टू 1/2 एटीएम होगा कि नहीं, 0.5 एटीएम नहीं, 0.5 कुछ कम होगा, निकाल लेते हैं यहाँ पर। इट इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 760 एटीएम। ठीक है, तो अब निकालना क्या बेटा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है नंबर ए में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp निकालना है। तो Kp क्या होगा बेटा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये तो होगा बेटा, है ना, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होगा, डिवाइड बाई सॉलिड, तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 डिवाइड बाई 1 कर दोगे, अमोनिया मल्टीप्लाइड बाई H2S। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये वैल्यू जाएगा 300 डिवाइड बाई 760, देखो P है यहाँ पर, तो P स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई P इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर मतलब 300 डिवाइड बाई 760 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना होगा, निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लोगे ना ये वैल्यू बेटा, तो मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, सर निकाल लेंगे, हाँ, 300 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइड बाई 760 मल्टीप्लाइड बाई 760। ठीक है, तो अब ये आंसर आ जाएगा, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, 0.155 एटीएम स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो प्रेशर का स्क्वायर मतलब एटीएम स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया अभी। ठीक है, Kp इज इक्वल टू दिस। सेकंड पार्ट बोल रहा है एडिशन ऑफ अमोनिया इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर until partial pressure of ammonia is 750 torr. What is the partial pressure of H2S? अब बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है 750 टॉर हो गया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 750 टॉर। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये पूछ रहे बेटा, है ना। तो पार्शियल यहाँ लिख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 750 टॉर, और पूछ रहा है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। ये क्वेश्चन बेटा बी पार्ट में देख लो, फिर से दोबारा देख लो, है ना। एडिशनल अमोनिया इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इक्विलिब्रियम विदाउट चेंजिंग द additional ammonia is introduced into the equilibrium mixture without changing the temperature
until partial pressure of ammonia is 750 torr, ठीक है, 750 torr. What is the partial pressure of H2S under these condition, ठीक है, and what is the total pressure of the flask. टोटल प्रेशर मतलब पीटी भी पूछ रहा है, पीटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3. अब देखो तुम्हें केपी मालूम है, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. तो केपी दिया गया यहाँ पर, देखो निकाल लिया तुमने, केपी इज इक्वल टू 0.1558, ठीक है. तो केपी ये लिख लिया तुमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया दिया गया है 750 टॉर डिवाइड बाय 760 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S निकल आएगा बेटा, बोलो. यस सर. निकाल लोगे? हाँ, तो देखो यहाँ पर टार में दिया गया है, तो जो एटीएम में आएगा यहाँ पर तुम निकालोगे तो एटीएम में आएगा, तो एटीएम को टार में कन्वर्ट कर लेना, कर लोगे ना एटीएम को टार में कन्वर्ट, है ना. Yes, वन एटीएम इज इक्वल टू 760 टार होता है. जो आएगा यहाँ पर उसको 760 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो टार में आ जाएगा. और टोटल प्रेशर निकालोगे, टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर. तो नोट कर लो, पूरे आंसर को नोट कर लो. यहाँ पर मैं छोटा कर दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर, नोट कर लो इसको बेटा. सर NH4HS का पार्शियल प्रेशर 0 है. हाँ बेटा, पार्शियल प्रेशर 0 नहीं उसको बोलेंगे, क्योंकि सॉलिड है ना बेटा, सॉलिड का एक्टिव मास हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करेंगे. सॉलिड को इग्नोर करना है, ठीक है. जहां पर भी सॉलिड है इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये सॉलिड है ना, इसको इग्नोर कर दिया. सॉलिड के पार्शियल प्रेशर तो होगा ही नहीं, पार्शियल प्रेशर तो गैस का होगा. जब प्रेशर की बात करेंगे तो गैस का प्रेशर निकालेंगे, ठीक है. आगे चले बेटा, हो गया? यस सर. ओके, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. 5 तुम लोगों ने कर लिया बोल रहे हो. क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.403 at 1000 Kelvin for the process this. A stream of pure CO is passed over the powdered FeO until the equilibrium is reached. What is the mole fraction of CO in the gas stream leaving the reaction zone? तो सबसे पहले काम ये करना है कि जो इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन को हम लोग नीचे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर नीचे. तो ये इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, लिख लें यहाँ पर. तो अब देखोगे यहाँ पर केवल 2 गैसेस हैं, एक तो हो गया FeO और दूसरा है CO2. सॉरी, ये सॉलिड है, एक होगा CO, दूसरा होगा CO2. ये दोनों सॉलिड है, यहाँ पे इन दोनों को इग्नोर करना है, ठीक है. इतना समझ में आ गया होगा. तो ए स्ट्रीम ऑफ प्योर CO passed over powdered FeO until the equilibrium is reached, ठीक है. तब तक यहाँ पे पास हो रहा है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे टाइम t इक्वल टू 0 पर ये A मोल था, ठीक है, ये B था, ये दोनों 0 थे. टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा तो यहाँ पर A माइनस एक्स होगा, B माइनस एक्स, और CO2 कितना बनेगा बेटा, CO2 भी बनेगा x. ये तो होगा, यस सर. और ये Fe भी x होगा, है ना. तो ये तुमने लिख लिया यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना. सर एक्स कैसे होगा? बेटा x यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है ना. देखो क्वेश्चन को देखो, FeO A मोल में लिया था स्टार्टिंग में, CO कितना लिया था, B मोल. अब जितना CO रिएक्ट करेगा, देखो जितना CO रिएक्ट करेगा उतना ही तो CO2 बनेगा. तो CO Yes, कितना रिएक्ट कर रहा है, x मोल रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 Yes. कितना बनेगा, ये भी x मोल बनेगा. ये मैंने केवल लिखा बेटा, है ना, समझ में आ गया होगा. यस सर. ओके, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.403, ठीक है. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc दिया गया है, तो लिख लेते हैं Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO, ठीक है. ये लिख लिया, यस. ओके. तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है,
व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। तो CO का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ये पूछ रहा है ना बेटा, ये पूछ रहा है। ओके Yes. तो इसको इसी फॉर्मूले लेते हैं। Kc इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये होगा कि नहीं बेटा, ये होगा कि नहीं बताओ। होगा सर। होगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये भी होगा कि नहीं होगा बेटा बताओ। यस सर। ये होगा ना। ओके तो अब यहाँ देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जा रहा है, काट दो यहाँ से वॉल्यूम को काट दो, कट गया। ठीक है तो अब Kc इज इक्वल टू क्या होगा, Kc इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। ठीक है एंड इट इज इक्वल टू 0.403। ये Kc आ गया। ठीक है तो अब तुम्हें निकालना क्या है, CO डिवाइड बाय CO प्लस CO2। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि जो CO है वो न्यूमरेटर में रहना चाहिए, तो CO यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। इसका रिवर्स कर दो, जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.403। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, नो sir. सर। 1 ऐड कर दो दोनों साइड, 1 ऐड करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट बेटा। अभी इसका रेसिप्रोकल ना लो, थोड़ा सा इजी कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है अभी यहीं पर तुम इसको यहाँ पर 1 ऐड कर लो। ठीक है दोनों साइड यहीं पर 1 ऐड करो। तो 1 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ। 1 ऐड करो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस 1 इज इक्वल टू 0.403 प्लस 1। अब तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, 1 ऐड करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा एलसीएम ले लो यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इज इक्वल टू 1.403। ये होगा, देख लो यहाँ Yes, पर। sir. यस सर। अब यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है थोड़ा इजी होगा थोड़ा सा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। ठीक है ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.403। देखो ये पूछ रहा है ना, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू होगा इसको यहाँ पर लिख लो। तो 1 डिवाइड बाय 1.403, तो ये जो आंसर आएगा 0.7128 आ रहा है। तो आंसर लिख लेते हैं क्या है ऊपर, वो आंसर मैच कर रहा है ना बेटा, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, Yes, और sir. जबकि ये 4 Yes, sir. तो राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इसको नोट कर सकते हो। जिसका नहीं हुआ नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ना है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है उसको पढ़ना है। ओके हो गया सर. सर कर लिया। ओके क्या हुआ बेटा, हो गया ना, आगे बढ़े। यस। तो आगे है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे, उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है उसको देखना है हम लोगों को। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, when an equilibrium is subjected to either a change in concentration, temperature or external pressure, the equilibrium will shift in that direction where the effect caused by these changes are nullified। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, तो वो तब तक इक्विलिब्रियम में हमेशा इक्विलिब्रियम रहना चाहेगा। अगर तुम उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, टेम्परेचर अप्लाई करोगे या फिर कोई इनर्ट गैस ऐड करोगे, तो वो उस तरफ उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर ये इफेक्ट नलीफाई हो जाए, अंडू हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर 4 इफेक्ट को पढ़ना है मेनली, ठीक है। यहाँ पर 5 इफेक्ट दिया हुआ है, तो 8 इफेक्ट तो ऐसे ही है, तुमने पहले पढ़ चुके हो बेटा ये इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। बाकी ये 4 इफेक्ट पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पर पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन दिया गया बेटा, देखो अभी जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया उसका मतलब समझ में आ जाएगा, है ना। तुमने ये इक्विलिब्रियम ले लिया, ये इक्विलिब्रियम है A टाइम्स कैपिटल A प्लस B टाइम्स कैपिटल B इज इन इक्विलिब्रियम विद C टाइम्स कैपिटल C प्लस D टाइम्स कैपिटल D एट ए गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये तो होगा ना बेटा, देखो ये होगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा Kc, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि इस इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। रिएक्टेंट क्या हुआ बेटा, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, A और B है ना, ये A और B का कंसंट्रेशन तुमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तुमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया तो क्या होगा बेटा, तो जो Kc है, Kc का वैल्यू है ना, जो यहाँ पे जो रेशियो तुमने लिखा है, ये जो रेशियो है, ये रेशियो इंक्रीज होगा कि नहीं, सॉरी डिक्रीज होगा कि नहीं। अगर तुम डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो, अगर तुमने यहाँ पर रिएक्टेंट डाल दिया, A और B रिएक्टेंट है, अगर तुम यहाँ पर रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो A और B का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. बोलो यस। हाँ, A और B डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा दोगे तो पूरा रेशियो कम होगा या बढ़ जाएगा, बताओ। Sir, बढ़ेगा. डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो रेशियो कम होगा ना बेटा। अगर तुम देखो यहाँ पर है ना, तुम यहाँ पे डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो तो पूरा रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो रेशियो डिक्रीज होगा, न्यूमरेटर को बढ़ाओगे तो रेशियो इंक्रीज होगा। ये तो मैथ है ना बेटा, ये जानते हो कि नहीं। Yes, sir. समझ में आ रहा नहीं बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो काफी बेसिक सा मैथ है ना, ये क्लास 6 या 7 में बताया जाता है। बस थोड़ा सा समझो, यहाँ पर अलग फॉर्मेट में लिखा गया है, थोड़ा सा तुम लोग लग रहा हो यहाँ अजीब सा क्या बता रहे हैं, ठीक है। तुमने क्या किया, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो पूरा का पूरा रेशियो क्या होगा, पूरा रेशियो डिक्रीज होगा। डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे तो होल रेशियो डिक्रीज होगा, ठीक है। जबकि पूरा का पूरा रेशियो है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट, पूरा रेशियो कांस्टेंट है, तो रेशियो ना तो डिक्रीज होना चाहिए ना तो इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तुमने रेशियो को डिक्रीज, तुमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, तुमने यहाँ पर A और B को ऐड किया, तो पूरा का पूरा रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस डिक्रीज रेशियो को फिर से मेंटेन करने के लिए जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का वैल्यू इंक्रीज होगा, है कि नहीं। न्यूमरेटर को बढ़ा दोगे तो फिर से वापस मेंटेन हो जाएगा पूरा का पूरा रेशियो। बोलो Yes, sir. बोलो यस। वो तो सभी होगा ना, जब इक्वल अमाउंट में हो। समझ, ये बोल रहा हूँ मैं इक्वल अमाउंट या अनइक्वल अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ A और B का थोड़ा बहुत जितना भी है ऐड किया गया। अगर तुम थोड़ा सा भी ऐड करोगे, चाहे इक्वल चाहे अनइक्वल, अगर तुम डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, पूरा रेशियो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. थोड़ा सा भी बढ़ा दो, यहाँ पे 0.5 मोल डाल दो, यहाँ पर 0.01 मोल डाल दो, ठीक है, 0.001 मोल डाल दो, ठीक है। एक्स्ट्रा तुमने ऐड कर दिया यहाँ पर, तुम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो पूरा रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये डिक्रीज रेशियो को फिर से मेंटेन करने के लिए C और D का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो C और D का वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव होगा तो क्या होगा बेटा, और ज्यादा C और D बनेगा, है ना। याद रखो, अगर तुम रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो ऑन एडिशन ऑफ, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन विल शिफ्ट टू द जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम से सीखना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट राइट साइड, ठीक है, राइट साइड या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड। तो अगर तुम रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर तुम प्रोडक्ट को ऐड करो तो क्या होगा बेटा, अगर तुमने C और D को ऐड करे तो क्या होगा बताओ,
बोलो बेटा। कंसंट्रेशन भी तो इंक्रीज बैकवर्ड हाँ है ना, तो बैकवर्ड समझाएगा। अगर तुम है ना ऑन एडिशन, इसका तुम जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है वो भी लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो स्टेटमेंट क्या होगा, तो ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट equilibrium will shift towards right side, backward side will shift लेफ्ट साइड और बैकवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, बैकवर्ड। तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट साइड जाएगा, अगर तुम प्रोडक्ट को इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड साइड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 2 इफेक्ट है कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो ये ली चैटलियस प्रिंसिपल में है। ऊपर देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है ना, when an equilibrium is subjected to either change in concentration, temperature or in external pressure, the equilibrium will shift in that direction where the effect caused by these changes are nullified, ठीक है। तो ये ली चैटलियस प्रिंसिपल है। अगर तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा। नोट कर लिए बेटा इसको, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। यस सर। इसे कोई डाउट नहीं है ना बेटा? नो सर। डाउट तो शिवम सिंह बेटा नए हो क्या बेटा? शिवम नो सिंह, सर। अच्छा तुम लेट में ज्वाइन हुआ, कल आए थे बेटा? हाँ सर, अभी मैं सर लगातार ज्वाइन कर रहा था सर, हो ही नहीं रहा था ज्वाइन। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो सेकंड इफेक्ट है यहाँ पर है, सेकंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर इस तरह देखेंगे। पहले तो ये मालूम होना चाहिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप। तो एक तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और दूसरा क्या होता है बेटा, बोलो? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें एनर्जी क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज होगा, मालूम होता है ना बेटा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और इसमें एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या होगा बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच बोलते हैं एंथैल्पी, है ना। एक कन्वेंशन है कि अगर एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच का साइन होता है, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, लेस देन 0, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा बेटा, डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, एक कन्वेंशन है, ठीक है। दूसरा कन्वेंशन ये है कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच का साइन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच है, डेल्टा एच आल्सो नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना है, याद रखेगा बेटा ना। यहाँ पे मैंने बताया था तुम लोगों को ये वाला चीजें, एक कहाँ बताया था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया तुम लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, है ना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टर्म्स बताए थे कि नहीं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में? यस सर, बताए थे। हाँ, तो ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मान लेते हैं जो रिएक्शन दिया गया है वो एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगा, उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। तो एनर्जी को कम करना पड़ेगा क्योंकि वहां ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो टेम्परेचर कम कर दो। अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक
वो रिएक्शन दिया गया और वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना। तो एंडोथर्मिक मतलब उसको एनर्जी चाहिए, तो अगर तुम उसको एनर्जी दे दोगे तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना बेटा। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है, ठीक है, रिएक्शन क्या बेटा, एंडोथर्मिक, इसको क्या चाहिए बेटा बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या चाहिए, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना। देखो एंडोथर्मिक मतलब क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो Yes. इसको एनर्जी दे दो, जब एनर्जी दे दोगे इसको तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा कि नहीं, बोलो, है ना। Yes. तो एनर्जी कैसे मिलेगा, जब तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो एनर्जी मिल जाएगा बेटा। किसी भी रिएक्शन को एनर्जी कैसे मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, है ना। तो Yes. एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये इसका फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या चाहिए बेटा, इसको चाहिए टेम्परेचर, ठीक है, इसको एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, फेवरेबल कंडीशन है, तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, फेवर करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको एनर्जी चाहिए, तुमने इसको एनर्जी दिया, फेवरेबल कंडीशन हो गया बेटा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, No, sir. सर एनर्जी बढ़ा रहे थे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ से। क्या बेटा, बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, एनर्जी बढ़ाने से वो इसको फॉरवर्ड energy- की जा रहा है। ये सिर्फ मैं तो फॉरवर्ड बोला बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, जब तुम उसको एनर्जी दोगे तभी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, है ना बेटा। यस तो जब तुम इसको एनर्जी दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका एक और रीजन है जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो काफी क्लियर है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी चाहिए और तुमने इसको टेम्परेचर बढ़ा, तुमने इसको एनर्जी दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी आती है ये वही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ ठीक है, तो इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, अगर तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करो तो क्या होगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा स्टेटमेंट ले ले बेटा, तुमने ये जो रिएक्शन लिखा है वो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक के लिए है, तो एक्सोथर्मिक के लिए तुम लिख सकते हो खुद से, एक्सोथर्मिक के लिए खुद से लिख सकते हो कि नहीं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नंबर 1 ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन, Backward reaction. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर में लेते रहो टेम्परेचर, इसका उल्टा ले दो बैकवर्ड। नंबर 2 ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, Forward reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन। होगा फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं जिसको हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो 3 इलस्ट्रेशन है ना बेटा, इसको करेंगे कुछ देर बाद करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा। यहाँ पे अगर डेल्टा एच इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा, डेल्टा 0 है तो वहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर का, है कि नहीं। अगर डेल्टा 0 हो गया तो न तो एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो रिएक्शन किसी भी रास्ते में नहीं मूव करेगा, ठीक है, ऐसा सच पड़ा रहेगा, ठीक बेटा। यस सर। आगे चलते हैं, आगे है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर तुम प्रेशर को चेंज करते हो तो क्या होगा, ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट। यहाँ पर 3 केस दिया गया, केस ए, केस बी, केस सी, ठीक है। तो प्रेशर का 3 इफेक्ट होता है बेटा यहाँ पर।
तो तीनों देखेंगे यहाँ पर केस 1 दिया गया है, केस 2 दिया गया है और केस 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का मतलब समझेंगे। पहले यहाँ पर डेल्टा पहले समझ लेते हैं, डेल्टा एन क्या होता है ना। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है ना, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 प्लस Cl2। तो इसके लिए डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा बेटा, डेल्टा एन या डेल्टा एन जी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ बेटा। और यहाँ पर डेल्टा एन क्या होगा, 2 - 1। डेल्टा एन का वैल्यू हो गया 1, और 1 क्या है बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक दूसरा मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन लिखा हूं मैं यहाँ पर N2 प्लस थ्राइस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NH3। यहाँ पर डेल्टा NG क्या होगा बेटा, डेल्टा NG या फिर डेल्टा N का वैल्यू क्या होगा, सर नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, लेस देन 0। एक मैं और रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस HI। इसके लिए डेल्टा N का वैल्यू क्या होगा, सर नेगेटिव। 0 होगा बेटा ना, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 लिख दिया। तो अब याद रखो केस ए, तो केस ए क्या है, व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, मतलब केस नंबर 1 यहाँ पर है 1 है ना, ये ए है। तो अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब नो इफेक्ट। ठीक है, अगर डेल्टा एन 0 है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। यस सर। तो ये आ जाते हैं केस नंबर बी पे आते हैं। केस नंबर बी में कुछ लिखा हुआ तो उसको मैंने डिलीट कर दिया, उसका मतलब नहीं है। तो केस नंबर बी, केस नंबर बी में देखो डेल्टा एन इज इक्वल टू नेगेटिव। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू नेगेटिव मतलब ये हो गया केस नंबर बी, ये थर्ड वाला। ठीक है, जो थर्ड से लिखा है N2 प्लस थ्राइस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NH3। तो डेल्टा एन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अगर तुम इसको इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर डेल्टा एन पॉजिटिव तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या लिखो बेटा, यहाँ पर बैकवर्ड। बैकवर्ड अभी मैं डायरेक्शन। समझा रहा हूँ ये सब होता क्यों, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इन तीनों से मतलब लगभग हुआ ये है बेटा इन तीनों का, कि अगर तुम प्रेशर को अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम है उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, है ना। तैयार लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, चाहे केस ए बी सी, ए तो कोई कुछ करना ही नहीं है। बी और सी में क्या लिखोगे बेटा, ऑन इंक्रीजिंग the pressure equilibria will shift to that direction where number of moles shift to that direction where gaseous number of moles are less। ठीक है, तो जहां पर गैसेस नंबर ऑफ मोल्स कम होगा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस स्टेटमेंट को नोट कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा ये होता क्यों है। कोई कुछ लोग पूछ देंगे ना बेटा कि क्यों होता है बताओ मुझे, तो क्या जवाब दोगे, तो ये जवाब मालूम होना चाहिए तुम्हें। तो मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। तो मैं एक बताऊंगा, बाकी तुम लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, मुझे केवल एक ही बताना पड़ता है, बाकी स्टूडेंट्स खुद से कर लेते हैं। तो ये नोट कर लिया बेटा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
इससे मैं एक इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ, कोई भी एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ ले रहा हूँ केस नंबर सी ले रहा हूँ यहाँ पर, जो PCl5 वाला है। तो PCl5 मैं ले लेता हूँ। PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। इसका हम लोग Kc लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू, तो Kc क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाई वॉल्यूम, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी तुरंत। जो मोलरिटी बेटा, मोलरिटी मैंने फॉर्मूला दिया यहाँ पर, क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ PCl3 दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ PCl3। तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ PCl3 होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। ठीक बेटा, यस सर। ओके। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक हम लोग बनाएंगे पिस्टन। तो पिस्टन तुम लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, कुछ उसी टाइप का पिस्टन हम लोग बनाएंगे केमिस्ट्री में। पिस्टन क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक मूवेबल इस तरह से पिस्टन लगा रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रहा है इस तरह से, और इसके अंदर गैस फिलअप होगा, जो PCl5 PCl3 Cl2 गैस है इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर क्या गैस है। तो अब क्या करो बेटा, यहाँ पर तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तुम प्रेशर अप्लाई करो तो क्या होगा बेटा, प्रेशर कैसे अप्लाई करो बताओ। यहाँ पर पिस्टन को मूव करोगे, है ना, तो प्रेशर अगर अप्लाई करो तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बताओ बेटा। अगर प्रेशर अप्लाई करोगे इस सिलेंडर के ऊपर तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, सर नीचे। तो पिस्टन नीचे मूव करेगा यहाँ पर। ठीक है, पिस्टन जो है ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इस तरह से, देखो यहाँ से ऊपर से मान लो यहाँ पर आ गया है। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम, अगर तुम प्रेशर अप्लाई करो तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि नहीं, यस सर। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो प्रेशर है, प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब ये हुआ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये लिख सकते हैं ना बेटा इस तरह से हम लोग, है ना। यस सर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो इतना तो सबको मालूम है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब आते हैं हम लोग इस इक्विलिब्रिया पर। यहाँ हम लोगों ने Kc लिखा हुआ है, Kc का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अब जो गैस है, गैस इस कंटेनर में है, तो कंटेनर का जो वॉल्यूम वो फिक्स है, ठीक है, V है। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो Kc इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखो बेटा, यहाँ पर 1/V होगा कि नहीं, बताओ होगा कि नहीं। ये मैंने वॉल्यूम टर्म को अलग कर दिया, यहाँ पर जो वॉल्यूम कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दिया। तो एक 1/V से एक 1/V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/V। तो 1/V को मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया, है ना। तो अब बताओ बेटा, तुम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तुम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम कहाँ पर बेटा, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हो। अगर डिनोमिनेटर को डिक्रीज करोगे तो पूरा रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज करोगे तो पूरा का पूरा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, होल रेशियो विल डिक्रीज, सॉरी विल इंक्रीज होगा ना बेटा। तुम प्रेशर को अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो होल रेशियो क्या होगा बेटा, होल रेशियो विल इंक्रीज। ठीक है, होल रेशियो विल इंक्रीज। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर को कम करोगे तो पूरा पूरा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, तो पूरा रेशियो इंक्रीज होगा। ये सबको समझ में आ गया यहाँ पर बेटा, यहीं पर है, ये खत्म जाता कहानी। यस सर, यस सर। हाँ, तो पूरा पूरा रेशियो क्या होगा, पूरा पूरा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये जो रेशियो कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है ना,
तो कांस्टेंट को चेंज नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि रेशियो बढ़ गया है तो चेंज हो गया रेशियो ना, तो इसको चेंज नहीं होना है। ठीक है, चेंज कैसे नहीं होगा, जब तुम इसको मेंटेन करोगे, वापस इसको डिक्रीज करोगे। जो पूरा रेशियो है वापस इंक्रीज हो गया बेटा रेशियो, इस रेशियो को वापस डिक्रीज कर दो तो ये कांस्टेंट बरकरार रहेगा, है ना। तो रेशियो डिक्रीज कैसे होगा, जब तुम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे, PCl5 को इंक्रीज करोगे। जो PCl5 अगर तुम इसको इंक्रीज कर देते हो तो पूरा पूरा रेशियो क्या होगा, वापस मेंटेन हो जाएगा। फिर से देखो, दोबारा देखो, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर होल रेशियो विल इंक्रीज। इतना तो क्लियर है, प्रेशर को बढ़ाओगे तो पूरा पूरा रेशियो इंक्रीज जाएगा, लेकिन जो रेशियो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को चेंज नहीं होना है। जो इंक्रीज्ड वैल्यू उसको डिक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे। ठीक है, वी विल इंक्रीज, ठीक है, वी विल इंक्रीज। रेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे, रेशन खुद से सेंस कर लेगा और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेगा। वी विल इंक्रीज डिनोमिनेटर या PCl5, वी विल इंक्रीज PCl5 टू मेंटेन द रेशियो कांस्टेंट। ठीक है, मेंटेन द रेशियो ठीक है। तो PCl5 को कैसे बढ़ाओ बेटा, PCl5 किस साइड है, देखो PCl5 किस साइड है बेटा बताओ। सर डिनोमिनेटर में। PCl5 तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना, PCl5 को कैसे बढ़ाओगे, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। PCl5 को इंक्रीज कराना है, PCl5 डिनोमिनेटर में है, इसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। इसका मतलब जो रिएक्शन है कहाँ जाएगा बेटा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, बैकवर्ड। ठीक है, देखो जो सी केस में क्या लिखा है बेटा, बैकवर्ड लिखा है तुमने सी केस में, है ना, ये प्रूव हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। तो अगर ये बैकवर्ड है तो पॉजिटिव, तुमने यहाँ पर डेल्टा एन पॉजिटिव लिया, अगर डेल्टा एन नेगेटिव लगा तो वहां पर क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो सबको समझ में आ गया होगा। वैसे क्वेश्चन में एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, सर यस सर। ठीक है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा कब फॉरवर्ड जाएगा कब बैकवर्ड जाएगा, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। और ये एनसीईआरटी में ये वाला जो नीचे मैंने यहाँ पर डराइव किया है, बताया मैंने तुम लोगों को, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में बस ABC लिख दिया है। ठीक है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया, एक्सरसाइज को कर लेते हैं। सर जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड में जाएगा और जब डिक्रीज हाँ। करेंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा, बिल्कुल। एक्सरसाइज 3, ये एक्सरसाइज यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर N2 + थ्राइस H2, यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया गया, डेल्टा H नेगेटिव है। तो डेल्टा H नेगेटिव मतलब क्या हुआ बेटा बताओ, डेल्टा H नेगेटिव मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, ये बताओ बेटा पहले। सर एंडोथर्म। नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक होगा बेटा। ठीक है, मैंने बताया था अगर एनर्जी रिलीज होगा निकलेगा तो एक्सोथर्मिक, है ना। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो डेल्टा H पॉजिटिव। ऊपर देख लो, ऊपर मैंने बताया है। ठीक है, देखो एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव, एंडोथर्मिक डेल्टा H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव दिया गया, क्वेश्चन दिया गया डेल्टा H नेगेटिव, तो एक्सोथर्मिक होगा। यस सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड से मूव करेगा, है कि नहीं। अब ये पूछ रहा क्वेश्चन में, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। तो फेवरेबल का मतलब होता है फॉरवर्ड, कि क्या क्या तुम यहाँ पर अप्लाई करोगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो, है ना। तुम्हें टेम्परेचर को बढ़ाना है या कम करना है, तुम्हें बताना है कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाओगे या कम करोगे, प्रेशर को अप्लाई करोगे या प्रेशर को रिड्यूस करोगे, है ना, किस कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये तीनों कंडीशन बताना है, टेम्परेचर और प्रेशर का। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए कि नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, लो टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर बताओ बेटा,
प्रेशर अप्लाई करोगे तो जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां पर रिएक्शन मूव करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम बेटा? प्रोडक्ट साइड में। तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसा थर्मल रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है, तो उसको नोट कर लो। तो समझ में आ गया बेटा, इस तरह से अप्लाई करना होता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। यस सर। सर मुझे प्रेशर समझ नहीं आया। सर बेटा याद रखो, तुम्हें याद रखने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम है? रिएक्टेंट देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना बेटा? 4 है कि नहीं? देखो एक अमोनिया का 2 हाइड्रोजन का 4 हुआ कि नहीं? यस सर। प्रोडक्ट में 2 है। यस सर। प्रेशर को अप्लाई करो, प्रेशर को बढ़ाओगे तो कहां जाएगा? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, लोअर नंबर ऑफ मोल्स है। तो कहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम बेटा? प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन कहां जाएगा? प्रोडक्ट साइड में। बस इतना ही समझना तुम्हें। नोट कर लिया इसको ना बेटा? नोट हो गया है? यस सर। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, तो मैंने बताया कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना? कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट डालोगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट से इंक्रीज होगा, है ना? तो ये मैंने पहले बता दिया कि नहीं? बताओ, बता दिया है ना सबको स्टार्टिंग में ही? तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसको नोट कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, है ना? दोबारा ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं, ठीक है? आगे है इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अगर इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो इनर्ट गैस का एडिशन है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जो फोर्थ इफेक्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना बेटा? यह है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस दो तरह से हम लोग रिएक्शन में ऐड कर सकते हैं। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को तुमने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तुमने प्रेशर को यहाँ पे इनर्ट गैस को डाला, वॉल्यूम को ऐड, यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसको तुम बोलोगे कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी क्या होगा बेटा? जो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज 0 होना चाहिए, है ना? तो डेल्टा वी 0 होना चाहिए, ठीक है? दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। पहले वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट था, दूसरे वाले में प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है? ये दोनों टर्म समझ में आ रहा है बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। यस सर। जानता हूँ। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट गैस? इनर्ट गैस क्या होता है बेटा? जो न तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करे न तो प्रोडक्ट से रिएक्ट करे। कोई ऐसा गैस जो ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करे ना तो प्रोडक्ट से रिएक्ट करे। जैसे ऊपर वाला एक रिएक्शन है PCl3 वाला, यहाँ पर अमोनिया ले लेते हैं, यहाँ पर अमोनिया वाला, ठीक है? अगर तुम इसमें कोई इनर्ट गैस डाल देते हो, जैसे तुमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड न तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, न तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, न तो अमोनिया से रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? इनर्ट गैस। या फिर तुम यहाँ पर कोई नोबल गैस से हीलियम डाल दिए, ठीक है? हीलियम डाल दो, क्रिप्टॉन डाल दो, जिनॉन डाल दो, है ना? तो ये सब इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ठीक है? तो ये भी क्या होगा? न तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा न तो प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा। तो इनर्ट गैस का मतलब क्या होगा? कि ऐसा गैस जो ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करे ना तो प्रोडक्ट से, उसको तुम इनर्ट गैसेस बोलोगे। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया इनर्ट गैस का मतलब? ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम को फिक्स किया है तो यहाँ पर क्या होगा? नो इफेक्ट, ठीक है? यहाँ लिखोगे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? बहुत आसान है, नो इफेक्ट बोल देना, ठीक है? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा।
देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, नो इफेक्ट, ठीक है। और जो सेकंड केस में, सेकंड क्या है बेटा यहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर 3 केस लेंगे यहाँ पर, केस ए, केस बी, केस सी, ठीक है। यहाँ पर केस ए लिखोगे, केस ए, केस बी, केस सी। तो केस ए, केस बी, केस सी को यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो केस ए है, केस बी है और केस सी, उसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखो केस ए क्या है, इस बार ये सब हटा देते हैं यहाँ पर फालतू चीज। केस ए में दिया गया डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, मतलब कैसा होगा, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा ट्वाइस एच आई इज एन इक्विलिब्रियम विद, ठीक है, H2 प्लस I2, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एन क्या होगा बेटा, 0। तो यहाँ तुम लिखोगे नो इफेक्ट। यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, नो इफेक्ट। बहुत आसान है, अगर डेल्टा एन 0 है, नो इफेक्ट, काम खत्म, लिखोगे नो इफेक्ट, ठीक है। केस ए में क्या होगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 मीन्स नो इफेक्ट, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। सर एक बार डेल्टा एन निकालना बता दो। डेल्टा एन मतलब हुआ, डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट में कितनी नंबर ऑफ मोल्स है, H2 का क्वेश्चन क्या 1 है ना, 1 हुआ। यस सर। I2 का क्वेश्चन क्या बेटा 1 हुआ, 1 1 क्या हुआ 2 हुआ ना। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया। रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, चाहिए कितने मोल्स है बेटा, देखो 2 है कि नहीं, देखो 2, यस सर। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो डेल्टा एन 0 होगा। डेल्टा एन का मतलब क्या हुआ बेटा, गैसेस नंबर ऑफ मोल्स को सेपरेट कर दो, हो जाएगा डेल्टा एन, ठीक है। यस सर। केस बी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे जो लिखा हुआ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा बाद में तुम लोगों को, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर Vt इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, नॉट इक्वल टू 0 मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। Vt नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एन पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा, यहाँ पर जो इफेक्ट होगा बेटा क्या होगा, अपोजिट टू द, अपोजिट ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर का इफेक्ट है उसका उल्टा ले लोगे, ठीक है। तो प्रेशर अगर बढ़ाते हो तो क्या होगा बेटा, डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, जैसे एक रिएक्शन है यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेना है तो मैं PCl5 कर लेता हूँ। PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। तो अब यहाँ पे अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा बताओ बेटा। जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां पर मूव करेगा ना, बोलो। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में। तो प्रेशर अप्लाई करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगा बेटा, प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड क्या है बेटा, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। बैकवर्ड है नालायक। कंफ्यूज जा रहे हो। PCl5 क्या है बेटा, रिएक्टेंट है ना। अच्छा तो हाँ अगर सर, तुम प्रेशर को अप्लाई करोगे तो PCl5 की तरह रिएक्शन जाएगा। PCl5 क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब बैकवर्ड, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर का इफेक्ट है उसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रेशर का इफेक्ट का जो उल्टा है तुम यहाँ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, तो यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो क्या लिखोगे यहाँ पर, फॉरवर्ड। याद रखो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा इनर्ट गैस का जो इफेक्ट होगा क्या होगा बेटा, अपोजिट टू द प्रेशर। जो प्रेशर का इफेक्ट है उसका उल्टा लिख दोगे, ठीक है। तो अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड और डेल्टा एन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड होगा कि नहीं। यस। हाँ तो आप यहाँ किस ले लो, यहाँ पर बैकवर्ड, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे रिवर्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल यहाँ पर है N2 प्लस थ्राइस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NH3।
तो लिखोगे बैकवर्ड। ठीक है, अपोजिट टू द प्रेशर, यहाँ पे जो लिखा तुमने वही यहाँ लिख दो। ठीक है, तो या तुम ये लिख लो यहाँ पर, याद कर लो, या फिर तुम प्रेशर वाला लिखे हो उसका उल्टा कर लो, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया बेटा? यस सर। तो यहाँ पर समरी दिया गया, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है उसका समरी दिया गया है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया समरी में। नंबर 1, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड राइट इन केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था, मैंने बताया था बेटा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड मतलब लेफ्ट, और अगर एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड मतलब राइट। इन केस ऑफ प्रेशर, ठीक है, इन केस ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द साइड हैविंग फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस। अभी मैंने बताया था तुम प्रेशर को अप्लाई करोगे तो जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो वहां पर रिएक्शन मूव करेगा। ठीक है। नंबर 3, इफ नो गैसेस आर इन्वॉल्व, मान लो कोई ऐसा रिएक्शन जहां पर गैस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जैसे तुमने आइस ले लिया, फिजिकल इक्विलिब्रियम में आइस ले लिया, आइस और वाटर, आइस और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अभी बताओ बेटा आइस और वाटर में किसका डेंसिटी ज्यादा है, बताओ बेटा किसका डेंसिटी ज्यादा है? इसका नलायक आइस, जिसका डेंसिटी ज्यादा हो तो तैरता है पानी के ऊपर, ये बताओ। जिसका डेंसिटी मतलब तुमने एक नेल ले लिया, नेल को वाटर पर रखो, डूब जाएगा कि नहीं? जिसका डेंसिटी जो हैवियर रहेगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो तो सिंक कर जाएगा, नहीं डूब जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। आइस तो फ्लोट करता है ना वाटर के ऊपर, तैरता रहता है कि नहीं? देखो ग्लास में आइस को डालकर देखो, तैरेगा कि नहीं आइस? यस सर। तो आइस का डेंसिटी कम होता है ना, वो आइस का मास ज्यादा होता है, याद आ गया। मास छोड़ो, डेंसिटी पूछ रहा हूँ मैं, केवल डेंसिटी। हाँ तो डेंस ठीक है। मास किससे ज्यादा होगा? लाइक तुमने 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम आइस लिया, तुमने वाटर को फ्रीज करोगे तो मास कम या ज्यादा कैसे होगा, ये बताओ। वो होता है ना सर, जैसे 1 किलो कॉटन और 1 किलो आयरन वाला, क्या कहना है? चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, डेंसिटी इसका क्या है, लो डेंसिटी। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, सही है ना बेटा, लो डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, लो डेंसिटी अगर लिख दूं मैं तो? यस सर, कोई डाउट। तो मैं लिख रहा हूँ लो डेंसिटी। और वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है बेटा, यहाँ लिख दूं मैं हाई डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी तुम्हें मालूम चल गया किसका डेंसिटी कम है, किसका डेंसिटी ज्यादा है। तो थर्ड केस पर आ जाओ। ठीक है, तो इन रिएक्शन हायर प्रेशर, अगर तुम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, प्रेशर को अप्लाई करते हो, प्रेशर का इफेक्ट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हायर प्रेशर फेवर्स द रिएक्शन टू शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर डेंसिटी। ठीक है, हायर डेंसिटी, और तुम यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करोगे तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? जहां पर डेंसिटी ज्यादा है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर आइस के ऊपर तुम प्रेशर लगाओगे तो आइस मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। देखो, जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर मूव करेगा। तुमने प्रेशर अप्लाई किया तो डेंसिटी वाटर का ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम जाएगा वाटर साइड में। ठीक है, तो ये है थर्ड केस। एक और मैं ले रहा हूं बेटा, एक तुमने नाम सुना होगा ग्रेफाइट का और डायमंड का। ग्रेफाइट, यस ठीक है, ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, एक है डायमंड। तो ग्रेफाइट और डायमंड में डायमंड का डेंसिटी ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी, यस। हाई डेंसिटी। अब ग्रेफाइट का डेंसिटी क्या बेटा? कम होता है। अगर तुम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ग्रेफाइट क्या होगा? ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Yes. जो रिएक्शन इक्विलिब्रिया है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां पर मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए
यहाँ पर ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना हो तो हाई प्रेशर को अप्लाई कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है बेटा, ये नेचुरल डायमंड नहीं होता यहाँ पर, है ना, ये लो कास्ट का जो है ना चीप डायमंड होता है यहाँ पर। आगे चलते हैं। आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो बेटा, अभी ऊपर किसी ने पूछा था सर कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ ऊपर किसी ने पूछा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में कैसे मूव कर जाएगा, हमको समझ में नहीं है, बता दो। कहीं से पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो लोग यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। ठीक है, दिया गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस इक्वेशन से चेंज हो जाता है। ये इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ टर्म्स जो है उस टर्म्स को मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ। वेयर डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बेटा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नॉट बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो वेयर डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। सेकंड यहाँ पर क्या टर्म दिया गया है, आर। आर क्या होता है बेटा, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है। ये मैंने ऊपर बताया था, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें जो आर है इस आर को गैस कांस्टेंट बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यही गैस कांस्टेंट यहाँ पर है, ये वाला गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू मैंने बताया इसका 3 वैल्यू होता है ना। ठीक है, जो आर है, आर का 3 वैल्यू होता है। ठीक है, तो जो आर है, आर का वैल्यू एक होगा जूल में, तो क्या होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एक होता है आर का वैल्यू 0.0821, है ना, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एक थर्ड यूनिट होता है बेटा, इसका वैल्यू होगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये 3 यूनिट होता है आर का। आर का 3 यूनिट होता है, ये मैंने ऊपर लिखवाया था, है ना, ये रिपीट हो गया देखो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तुमने डिफाइन किया, डेल्टा एच नॉट क्या होता है, आर क्या होता है, दोनों हो गया बेटा। अब आते हैं K1 K2 T1 T2 क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, K1 इज इक्वल टू द, K1 है, K1 क्या है बेटा, K1 इज इक्वल टू द, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे काफी स्पेस है इस साइड से। K1 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at a temperature T1 and K2 is equal to equilibrium constant at a temperature T2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सेम इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस इक्वेशन से चेंज हो जाएगा। ये जो इक्वेशन लिखा गया है इस इक्वेशन से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहीं से आता है बेटा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। हम लोग बताते हैं ना बेटा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन, है ना, या T2 है, T2 विल बी ग्रेटर देन T1, है ना। अगर T2 बढ़ जाएगा तो अब यहाँ पर जो K1 है, K1 K2 का वैल्यू क्या है वो भी चेंज जाएगा। और उसी साथ हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इस इक्वेशन से आता है। ठीक है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट था वो यहाँ से आएगा।
तो इस क्वेश्चन पूरा देख ले बेटा, इसको नोट कर लो, अब इसको पूरा नोट कर लो। तो हम लोग जो ऊपर जो 3 क्वेश्चन छोड़े हुए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, उसको सॉल्व करेंगे जाकर पीछे, ठीक है? नोट कर लिया इसको? यस सर। तो बैकवर्ड जाते हैं, यहाँ पे कुछ नीचे तो नहीं है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तो हम लोगों ने पहले लिख लिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड होगा, तो रिपीट हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको भी करेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इसको भी बाद में कर लेंगे, कल देख लेंगे इसको, ठीक है? तो आते पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन पर छूटा गया है, 3 क्वेश्चन छोड़ा गया है बेटा, इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है? इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो तीनों क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हम लोग कॉपी कर लिया, ठीक है? कॉपी हो गया यहाँ से। अब आ जाते हैं नीचे, नीचे कहाँ गया, ये रहा, ठीक है? यहाँ पर तीनों क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, बाद में कॉपी कर लेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन है उसको बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया यहाँ पर, फॉर द इक्विलिब्रियम NH4I is in equilibrium with ammonia plus HI, delta H is equal to positive. What will be the effect of equilibrium? ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज द टेम्परेचर। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा बेटा, बोलो, तुम लोग खुद से पढ़ो, बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो पहले मैं ऊपर का जो वांट्स ऑफ इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? वांट्स ऑफ इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ वांट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, log of K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 डिवाइड बाई 2.303 R, ठीक है? 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये वांट्स ऑफ इक्वेशन है। तो पहले तो ये बताओ, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बताओ बेटा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन ये बताना है, ठीक है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन कहां पर जाएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बोलो बेटा। पीयूष, आवाज सुनाई दे रहा मेरा? पीयूष, पीयूष बताओ बेटा, तुम्हारा आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ओहो, पूछ लो तो। वो पीयूष का मैंने नाम लिया, पीयूष इजेक्ट हो गया, चला गया। ईशान, तुम भी चले जाओगे, पूछूंगा तुमसे क्वेश्चन तो। नो सर, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो बताओ बेटा सर क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड। तो ये इंडोथर्मिक है, बहुत वेरी गुड बेटा। यहाँ पे देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? इतना आसान सा क्वेश्चन था और एक ने तो एडिट कर दिया यहाँ पर, है ना? ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नो नेटवर्क इश्यू था। तो यहाँ पर आते हैं बेटा। तो अगर डेल्टा एच, देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू दिया गया पॉजिटिव, है ना? तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, एक मिनट, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, जो फर्स्ट टर्म है ये पूरा पूरा क्या बेटा पॉजिटिव है कि नहीं, बताओ? तो डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, आर का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, आर का वैल्यू 8.31 समथिंग जो भी है, आपको 3 वैल्यू दिया गया था, तीनों वैल्यू क्या था बेटा, आर का पॉजिटिव था, ठीक है? तो आर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, जो फर्स्ट टर्म है, जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/T2 का वैल्यू कम होगा, क्योंकि T2 क्या है, T2 कम है कि टेम्परेचर को बढ़ाओ, देखो T1 और T2, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो T1 और T2 में कौन ज्यादा होगा, ये बताओ? T2। बोलो बेटा, T2। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेटा, तो 1/T1 विल बी ग्रेटर देन 1/T2 होगा कि नहीं?
यस सर। सिंपल सा मैथ Yes, है ना। Yes, sir. 1/T2 इज Yes, ग्रेटर sir. देन 1/, तो अब ये जो डिफरेंस होगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन Positive. सेकंड टर्म, पॉजिटिव। positive होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव ओवरऑल क्या होगा बेटा? Positive. पॉजिटिव होगा। Positive. positive पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, Yes, यस sir. सर। पॉजिटिव Yes, मतलब ग्रेटर sir. देन 0। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं log K2 by K1 इज ग्रेटर देन 0 लिख दूँ, सही है कि नहीं? सही है चलेगा? यस सर। ओके, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ log K2 by K1 इज ग्रेटर देन log 1, ये चलेगा कि नहीं? Yes. क्योंकि log 0, जो log 0 सॉरी log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, तो 0 जहाँ पे log 1 लिखते हैं हम लोग, अगर Yes, कहीं sir. पे 0 लिखा हुआ है 0 इज इक्वल टू log 1 है ना। तो अब कंपेयर कर लो, दोनों का कंपैरिजन कर दो। जब तुम कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, K2 by K1 इज इक्वल टू क्या होगा, K2 by K1 इज ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, कंपेयर करोगे तो, यस सर। है ना। इसका Yes, मतलब क्या sir. होगा, K2 इज ग्रेटर देन K1 होगा कि नहीं, Yes, sir. बोलो। हाँ, तो इसका Yes, मतलब sir. क्या Yes, होगा, sir. on increasing the temperature equilibrium constant will increase, ठीक है। what will be the effect of equilibrium constant, on increasing the temperature equilibrium constant will increase। देखो K2 भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, on increasing the temperature equilibrium constant will increase। तो समझ में आ गया बेटा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो लिखा गया है यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया इसने सॉल्यूशन में, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया क्लियरली, या किसी कोई डाउट है पूछ सकते हो दोबारा, डाउट नहीं है ना? No, sir. ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है इलस्ट्रेशन नंबर 2, सेकंड इलस्ट्रेशन पर आते हैं। तो यहाँ पर सेकंड इलस्ट्रेशन के नीचे कुछ बड़ा सा भयानक सा सॉल्यूशन दिया गया, सॉल्यूशन वालों नहीं देते, बंद कर देते हैं, ठीक है, आप बंद कर लो, यहाँ पर मैंने बंद कर दिया सॉल्यूशन को, हम लोग यहाँ पर खुद से करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया, केवल हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है Kp फॉर द रिएक्शन ट्वाइस BaO2 गिव्स ट्वाइस BaO प्लस O2, तो यहाँ पर Kp का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। इस इक्वेशन का जो Kp है, Kp दिया गया है किस टेम्परेचर पर, 400 डिग्री सेल्सियस पर। लिखोगे Kp1, ठीक है, Kp1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻4 ATM एट, ठीक है, एट T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर क्या है बेटा, 400 डिग्री सेल्सियस। तो 400 डिग्री सेल्सियस क्या होगा बेटा, कितने केल्विन होगा, 673। 673 केल्विन। तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, Kp1 इज इक्वल टू दिस, T1 इज इक्वल टू 673। हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H दिया गया है, ठीक है। जो डेल्टा H है, डेल्टा H इज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, माइनस के साथ दिया गया, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू -25.14 किलो कैलोरी, ये डेल्टा H दिया गया है, ठीक है। what will be the number of moles of O2 gas produced, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है what are the number of moles of O2 gas produced at 500 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज कर दिया है, एक टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है Kp, ठीक है, और सेकेंड टेम्परेचर पर पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो सेकेंड टेम्परेचर पर जो Kp2 है उसको निकालेंगे हम लोग, तब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे, है ना। जो Kp2 है वो निकालना है तुम्हें नहीं मालूम है, ठीक है। मान लेते जो Kp2 है वो x है, जो Kp2 है वो x है, x का वैल्यू तुम्हें निकालना होगा। टेम्परेचर क्या है बेटा, एट T2 इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 773 केल्विन, है ना। Yes, R का वैल्यू क्या रखोगे बेटा, देखो R का वैल्यू किलो कैलोरी में रखना है। R का वैल्यू होता है 2 कैलोरी होता है, तो 2 मतलब 2⁻³ किलो कैलोरी हो जाएगा कि नहीं, 2⁻³ कर दोगे तो किलो कैलोरी में चेंज हो जाएगा R का वैल्यू, Yes, sir. यस सर। ठीक है। ये मैंने किलो कैलोरी
पर मोल पर केल्विन ले ले, पर मोल पर केल्विन। तो आर का वैल्यू मिल गया, Kp1 Kp2 T1 T2 सब कुछ दिया गया है, तो Kp2x आ जाएगा। यहाँ इक्वेशन लिखेंगे log Kp2, ठीक है, log Kp2 मतलब x डिवाइड बाई Kp1, ठीक है, Kp2 डिवाइड बाई Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइड बाई 2.303 R मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में रखेंगे जितने भी नोन वैल्यूज दिए गए हैं, तो लिखोगे यहाँ पर log, ठीक है, log 1.6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई, ऊपर तो x है ना, ऊपर x रखेंगे हम लोग, ऊपर जो x है x रख दिया, x डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस 25.14 किलो कैलोरी डिवाइड बाई भी किलो कैलोरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे यूनिट को हम लोग केयर कर रहे हैं यूनिट का पूरा अच्छे से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साइन के साथ रखो, जो डेल्टा H का वैल्यू है वो साइन के साथ रखोगे। 1/T1, जो 1/T1 इसका वैल्यू रखोगे यहाँ पर 1 डिवाइड बाई T1 का वैल्यू है 673 माइनस 1/T2, T2 का वैल्यू है 773, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को। सर हमने डेल्टा ठीक एच है? के नीचे सिर्फ आर की वैल्यू रखी है। अच्छा आर का एक चीज मिस हो गया ना यहाँ पर, ये 2.303 मिस हो गया, इसको भी रखना बेटा, कुछ मिस नहीं करना है। 2.303 अब सही है ना? यस देखो बेटा अब सही है ना? 2.303 और डेल्टा एच ऊपर। यस सर तो यहाँ से x निकल आएगा, जो x का वैल्यू है निकाल लोगे ना यहाँ से, Yes, लंबा है बेटा मानते हैं, तो निकालना तो पड़ेगा, तुम लोग थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है ना, तुम लोग यस सर कर लोगे, है ना, तो x निकाल लोगे, ठीक है, x निकल आया। तो अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ये वाला इक्विलिब्रियम, तो कोई x नहीं निकाला, यहाँ पर Kp2 नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है, जो O2 है O2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। पहले से इक्विलिब्रियम को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर लिखेंगे Kp, ठीक है, तो Kp का वैल्यू क्या होगा बेटा बताओ तुम लोग, Kp इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, इसका एक्सप्रेशन बोलो बेटा, पार्शियल प्रेशर टर्म्स में आता है ना, सर पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ O तो बी ए सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा ना बेटा, यस सर यस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या करोगे, नीचे भी 1 ये भी 1 हो जाएगा, यस सर इसका मतलब Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यस ठीक है, मतलब जो x है x इज इक्वल टू क्या होगा, x क्या है यहाँ पर, x है Kp2 है ना, यहाँ पे तुमने x क्या निकाला Kp2 इट इज इक्वल टू x, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू x आ गया, तुम्हें प्रेशर मिल गया, प्रेशर ऑफ O2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालो बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन से, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या बेटा बताओगे, क्या होता है इक्वेशन बताओ, इक्वल्स टू एनआरटी, इक्वल्स टू एनआरटी PV इज इक्वल टू nRT, है ना। अगर तुम्हें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मालूम है तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कि नहीं, प्रेशर तुम्हें देखो दिया गया है x, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर क्या रखोगे x, वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा, यहाँ देखोगे कंटेनर का जो वॉल्यूम दिया गया 2 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर, 2 लिख दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 तुम्हें निकालना है, तो इसको n रहने दो, r का वैल्यू यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, क्योंकि जो x आएगा यहाँ पर ये ATM में आएगा, ठीक है, ATM में आएगा सर 2 तो r का वैल्यू क्या रखोगे 0.0821, r का 3 वैल्यू होता है, हम लोग देखेंगे प्रेशर का क्या यूनिट है, तो प्रेशर यहाँ पर ATM में आएगा, यहाँ जो सॉल्व करोगे ना बेटा यहाँ पर
तो प्रेशर एटीएम में आएगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर एटीएम में है तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा यहाँ पर 8.314 0.0 0.0821 है ना, और थर्ड यूनिट है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आर का वैल्यू तुमने रखा 0.0821, ये एटीएम वाला यूनिट है। मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर 773 तुमने लिखा है जो सेकंड टेम्परेचर है, ठीक है। जिसको सॉल्व करोगे एक्स तो मैं निकाल लिया ऊपर से, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अभी जो मैंने यहाँ बताया है इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है सोल्यूशन में, ठीक है। तो सोल्यूशन में ओपन कर दे रहा हूँ, सोल्यूशन यहाँ से तुम कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे जो KP2 है सॉल्व होकर आ गया, देखो यहाँ पर ये सॉल्व किया गया KP2 को, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है KP2 का देखो इतना आ गया है, ठीक है। और फिर PV इक्वल टू, देखो यहाँ पर PV इक्वल टू NRT है ना, यहाँ पर P का वैल्यू जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये रख दिया गया है, ये वाला जो वैल्यू है एटीएम में, ये वैल्यू यहाँ पर देखो एटीएम में रख दिया गया है, ठीक है। और ये वॉल्यूम 2 लीटर दिया गया है, वॉल्यूम 2 लीटर है ना। नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकालना है, आर का देखो, आर का वैल्यू कितना रखा गया है 0.0821 रखा गया है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ दिया गया 773, सॉल्व करोगे तो n का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा सोल्यूशन यहाँ से तुम कॉपी कर लोगे, ठीक बेटा, नोट कर लिया। Yes sir. ये थर्ड वाला तो कॉपी नहीं हुआ, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा थर्ड को कॉपी करने के लिए, थर्ड वाला है। तो इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड को मैं फिर से ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा। सर एक बार इसका क्वेश्चन दिखा दें। एक मिनट बेटा दिखा रहा हूँ, ऊपर आते हैं, क्वेश्चन देख लो बेटा इसका। देख लिया, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल मिलेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे बेटा, बताओगे, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर रिएक्शन दिस इज दिस एंड दिस, ठीक है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस अमोनिया, मतलब डेल्टा H निकालना है यहाँ पर, जो डेल्टा H है ना, Yes. डेल्टा H नॉट, ये क्या Yes, होगा sir. ये निकालना है, ठीक है। कर लोगे इसको, Yes sir. करो एक बार ट्राई करो, फिर मैं सोल्यूशन इसका जो आंसर है मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। इसका जो आंसर है या सोल्यूशन में देख लेता हूँ, इसका शायद आंसर है, तो आंसर बताओगे मुझे तो मैं यहाँ को कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया गया टेम्परेचर, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काफी आसान है बेटा, मैं यहाँ पर केवल एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज दिया गया है, Kp1 दिया गया है, Kp2 दिया गया है, T1 दिया गया है, T2 दिया गया है, R दिया गया है ना, डेल्टा H नॉट Yes, पूछा है। तो Kp1 दिया गया बेटा यहाँ पर 0.0266, Kp2 दिया गया है 0.0129, T1 दिया गया है, T1 कितना होगा बेटा 310 प्लस 273, और T2 दिया गया है 400 प्लस 273 केल्विन, ठीक है। R दिया गया है बेटा, यहाँ पर R का वैल्यू क्या रखोगे, देखो यहाँ पर R का वैल्यू आंसर जिस यूनिट में दिया गया है उसी यूनिट में रखना पड़ेगा।
अगर आर के वैल्यू मान लो यहाँ पे तुमने जूल में रखा, तो जूल में क्या होगा 8.314, ये होगा जूल में, जूल पर कैलोरी। अगर तुम्हें यहाँ पर कैलोरी रखोगे तो यहाँ पर डेल्टा एच नॉट भी कैलोरी में आएगा, ठीक है। जो यूनिट तुम आर का रखोगे वही यूनिट एच का आएगा। तो तुमने जूल में रख दिया, जूल पर केल्विन पर मोल, तो यहाँ पर डेल्टा एच का यूनिट क्या है बेटा, यहाँ पर जूल में आएगा डेल्टा एच, ठीक है। तो इसको लगा दोगे इक्वेशन में, तो log Kp2 डिवाइड बाई Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो वो यहाँ से T1 T2 का वैल्यू रखोगे आ जाएगा। तो मैं सोल्यूशन तो नहीं, यहाँ पर आंसर दिया गया, मैं आंसर को ओपन कर देता हूँ। तो आंसर का यूनिट कैलोरी में दिया गया है, तो इसका मतलब जे का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर आर का वैल्यू क्या रखोगे बेटा, कैलोरी में रखोगे, है ना, 2 कैलोरी। क्योंकि यहाँ देखो कैलोरी में रखा हुआ है, तो आर का वैल्यू तुम कैलोरी में रखो। बढ़ा देता हूँ मैं इसको, कैलोरी वाला यूनिट रखता हूँ, यहाँ पर कैलोरी होगा, है ना, 2 कैलोरी, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट भी क्या आएगा, कैलोरी में आएगा, ये कैलोरी में आएगा। तो इसको नोट कर लो, कर लोगे ना इसको बेटा, कर लोगे ना। यस अगर ऐसे सर। पेपर में आए तो फिर वहाँ तो कैलकुलेटर की जरूरत लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, पेपर में अगर आएगा ना बेटा, तो जो लॉगरिथमिक वैल्यू है वो दिया रहेगा। ओके सर। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड नाइट। ओके, नमस्ते सर।